Hello everyone, welcome to this video. My name is Charu and I am DOEIC O-Level certified. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, ठीक है, which is also known as स्प्रेडशीट। तो इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, basic functions of Excel, commands of menu bar, shortcut keys and applications of web spreadsheets. So okay, तो अब हम देखते हैं कि इस Microsoft Excel क्या चीज है। So Microsoft Excel is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows, Mac OS, Android, and iOS. Microsoft Excel is a spreadsheet program that is used to record and analyze numerical data. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें बेसिकली काम क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल डेटा को एंटर किया जाता है और फिर उन डेटा को एनालाइज किया जाता है। जैसे कि अगर एक वॉइस इनवॉइस बनाना हो या एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो उसमें न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब जैसे कि अगर उसमें एवरेज निकालना हो, उसको डिवाइड करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो ये सारी चीजें उसमें की जाती हैं और एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है रेडी हो जाती है। देन think of a spreadsheet as a collection of columns and rows that form a table. Alphabetical letters are usually assigned to columns and numbers are usually assigned to rows. At the point where a column and a row meet is called a cell. ठीक है, तो बेसिकली एमएस एक्सेल में होता क्या है, एक स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट जो होती है एक कॉलम और रो का ही कलेक्शन होता है, ठीक है, जो एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो उसमें कॉलम्स होती हैं और उसमें एक रो होती है, वो टेबल जैसी दिखती है और उसी में जब हम डेटा को एंटर करते हैं तो हम एबल हो पाते हैं कि उसको एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल लेटर जो होते हैं वो यूजुअली कॉलम्स को असाइन किए जाते हैं, यानी कि जो आपके कॉलम होंगे उनको अल्फाबेटिकल लेटर्स दिए जाएंगे, जैसे कि ए बी सी डी इस टाइप से। ठीक है, और जो रोज होती हैं उनको हम यूजुअली नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, 1 रो 2 रो इस तरीके से। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कॉलम और रो मीट करते हैं, ठीक है, उसको जो बोलते हैं सेल बोलते हैं। तो कॉलम और रो जहां पे मीट करते हैं उसे सेल बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ए नंबर की कॉलम है और वो फिफ्थ नंबर की रो पे मीट करती है, ठीक है, तो उसको जो है उस पर्टिकुलर बॉक्स को सेल कहा जाता है। ठीक, और एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx। ठीक है, तो जो 2003 वर्जन था तब तक .xls ही एक्सटेंशन था, लेकिन वर्जन 2007 से .xlsx इसका फाइल एक्सटेंशन हो गया। तो इसका मतलब जब भी एक्सेल की कोई फाइल सेव होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो वो .xlsx के नाम से सेव होती है। जैसे कि आपने अपना एक्सेल का फाइल सेव किया किसी एनुअल रिपोर्ट के नाम से, ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट .xlsx के नाम से वो सेव हो जाएगी। तो जब हम पहली बार एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ क्विक एक्सेस टूल बार मिलते हैं, टाइटल बार मिलता है, कुछ टैब्स मिलते हैं जो आपको पूरे एक्सेल शीट पे काम करने में हेल्प करते हैं, कुछ कमांड मिलते हैं जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रोज एंड कॉलम की, ठीक है, तो ये जो है वो पूरा का पूरा एक्सेल का विंडो है जिसमें सारे कमांड्स हैं, टाइटल बार है एंड हर तरीके के बार हैं। बट स्प्रेडशीट क्या होती है, बेसिकली ये जो आपको टेबल जैसी चीज दिखाई दे रही है, सिर्फ इसी को स्प्रेडशीट बोला जाता है। ठीक है, ये जो बाकी की चीजें दिखाई दे रही है इस टेबल के बाहर वो विंडो का हिस्सा है, एक्सेल विंडो इसको बोलते हैं। और ये जो टेबल वाला
पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसे ही स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं A, B, C, ये सारे कॉलम्स हैं, और आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1, 2 एंड 3, ये जो है रोज हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सेल क्या है। तो हर एक बॉक्स यहाँ पर सेल है। ठीक है, तो सेल क्या होती है, बेसिकली जहाँ पे कॉलम और रोज जो है मीट करते हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे ए नंबर के कॉलम में फर्स्ट नंबर की रो मीट कर रही है, दिस इज अ सेल। ठीक है, उसी तरीके से अगर सी नंबर की कॉलम है और फिफ्थ नंबर की रो है, यहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है, सी नंबर का कॉलम और फिफ्थ नंबर का रो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये भी सेल है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट का हर एक बॉक्स एक सेल है। ठीक है, अब जब ये इनको हम वर्टिकली देखते हैं इन सारे सेल्स को, तो इनको कॉलम बोलते हैं, और जिनको हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो फिर इनको रो बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब एक्सेल पे काम करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो उस पे काम करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा जितना कि ये एप्लीकेशन अपने आप पे है। ठीक है, तो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले आता है वर्कबुक। A workbook is a collection of worksheets. ठीक है, a workbook is a collection of worksheets. By default, a workbook has 3 worksheets in Excel and it can contain a maximum of 255 worksheets. ठीक है, तो होता क्या है ये वर्कशीट? ये आपकी वर्कशीट है। ये जो जिसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, इसी को हम वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट ये हो गई, और वर्कबुक क्या हो गई, विच इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो अब ये वर्कबुक कब बनेगी, जब इसमें कई सारे वर्कशीट्स होंगे। ठीक है, तो नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है हमें शीट नंबर दिखाई दे रहे हैं, विच इज अ वर्कशीट। ठीक है, शीट नंबर 1 यानी वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3। तो ये क्या हो गया, अब एक वर्कबुक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर दिया है कि a workbook has 3 worksheets in Excel। जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स हैं, एंड इसकी जो मैक्सिमम नंबर है वो 255 वर्कशीट्स होती है। तो जब आप पहली बार ओपन करते हैं एक्सेल शीट को या एक्सेल विंडो को, तो आपको ये वर्कबुक मिलता है विद बाय डिफॉल्ट विद 3 शीट्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है आपके 3 शीट्स आपको दिए होते हैं, और इसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या कोई एक शीट को आप रिमूव भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये जो है 3 शीट्स के साथ आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, और इन शीट्स का जो मैक्सिमम नंबर है वो है ओनली 255 शीट्स। ठीक है, सॉरी 255 शीट्स। तो बेसिकली क्या है कि सिर्फ 255 शीट्स तक ही ये आपको प्रोवाइड करेगा एक एक्सेल विंडो में या एक वर्कबुक में। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक वर्कबुक में मैक्सिमम कितने शीट्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 255 शीट्स। ओके, you can delete or add more sheets to suit your requirement. By default, the sheets are named Sheet 1, Sheet 2, and so on and so forth. You can rename the sheet names to more meaningful names, that is daily expenses, monthly budget, etc. ठीक है, तो हम देख सकते हैं जब बाय डिफॉल्ट जो है, जब हम ओपन करते हैं एक्सेल को, तो हमें जो शीट्स मिलती हैं वो मिलती है शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से। लेकिन अब ऐसे तो अगर मान लीजिए 10 या 50 शीट हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि किस शीट में आपने क्या काम करके रखा है? तो बेसिकली आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप इसका नाम रख सकते हैं डेली एक्सपेंसेस, इसका नाम रख सकते हैं एक्सपेंसिव, इसका नाम रख सकते हैं फूड एक्सपेंसेस, या जैसे भी आप मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से एक मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं, सो दैट कि आपको पता हो कि किस शीट में आपने कौन सा काम कर रखा है। ठीक है, ओके, देन वी हैव वर्कशीट। A worksheet is a collection of rows and columns. When a row and columns meet, they form a cell.
Cells are used to record data. Each cell is uniquely identified using a cell address. Columns are usually labeled with letters and rows are usually labeled with numbers. ठीक है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि वर्कशीट क्या होती है। वर्कशीट जो होती है इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये बेसिकली आपकी एक वर्कशीट है। यहाँ पे आपको दूसरी वर्कशीट दिखाई दे रही, तो हर एक वर्कशीट में आपको इसी तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका कॉलम होता है और रो होती है। और सेल क्या होती है, जहाँ पे ये दोनों यानी कॉलम और रो मीट करते हैं, और हर एक सेल का अपना नाम होता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर ए और रो नंबर 1 पे एक सेल हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और ये जो है हाईलाइटेड है। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि जब इस पे क्लिक किया हुआ है तो हम यहाँ पे इसका नाम देख पा रहे हैं, विच इज इट्स एड्रेस। ठीक है, इस सेल का एड्रेस क्या है, A1। ठीक है, अगर यही बी कॉलम में 7th नंबर पे होता यही बॉक्स, तो इसका एड्रेस क्या हो जाता, B7। ठीक है, अभी ये ई कॉलम में अगर 12 नंबर पे होता तो इसका क्या नाम हो जाता, E12। तो इस तरीके से हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी है, अपना नेम है। तो काम करते वक्त आप जिस भी सेल पर क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, उस सेल की आइडेंटिटी या उस सेल का नाम आपको यहाँ पे एड्रेस बार में, या नेम बॉक्स इसको बोलते हैं बेसिकली, तो नेम बॉक्स में आपको शो होने लगता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कॉलम्स क्या होते हैं, हमने अभी बात की थी। अ कॉलम इज अ वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स। A single worksheet contains 16,384 total columns. Every column has its own alphabet for identity from A to XFD. You can select a column clicking on its header. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स जो होते हैं उसको कॉलम बोला जाता है। और एक वर्कशीट में, ठीक है, एक सिंगल वर्कशीट में जो कॉलम का मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है 16,384। ठीक है, और जो कॉलम की आइडेंटिटी होती है, मैंने पहले बताया था कि उसका ABCD नाम होता है। तो 16,304 जो कॉलम होती है वहां तक इसका जो लास्ट नेम होता है क्या होता है, XFD। ठीक है, तो लास्ट कॉलम का नेम क्या होगा, XFD। तो वहां तक इसको अल्फाबेटिकल जो है इसका एड्रेस होता है। अब अगर आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उस जस्ट उसके हेडर पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर आपको F नंबर के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, F पर। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस हिस्से में, तो आपकी पूरी की पूरी कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक, okay, then we have rows. A row is a horizontal set of cells. A single worksheet contains 1048576 total rows. ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर है। ओके, तो हमें इतनी ज्यादा नंबर्स में रोज मिलती हैं एक सिंगल वर्कशीट में। ठीक, एवरी रो हैज इट्स ओन नंबर फॉर आइडेंटिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10400,576। ठीक है, तो जो लास्ट रो का नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, you can select a row clicking on the row number marked on the left side of the window. ठीक है, जिस तरीके से हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं उसी तरीके से अगर हमें 7th नंबर की रो को सेलेक्ट करना है, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर क्लिक करेंगे और पूरी की पूरी रो जो है 7 नंबर की सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हर एक शीट में मैंने बताया कि कितने नंबर की जो है हमें कॉलम मिलती है और मैक्सिमम नंबर की हमें रोज मिलती है। ओके, अब बात आती है एक्टिव सेल की। अ एक्टिव सेल व्हिच इज करंटली सिलेक्टेड, it will be highlighted by a rectangular box and its address will be shown in the address bar. You can activate a cell by clicking on it or by using your arrow button.
To edit a cell, you double click on it or use F2 to as well. ठीक है, तो देख लेते हैं एक्टिव सेल क्या होती है। तो बेसिकली ये सारे ही सेल हैं, बट एक्टिव सेल क्या है, जहां पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको क्लिक किया हुआ है इसलिए ये हाईलाइटेड है। इसको क्लिक करने का मतलब है, एक्टिव सेल होने का मतलब है कि हम इसमें अब डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो जब तक हम किसी सेल को एक्टिवेट नहीं करते हैं, उस पर क्लिक करके उसको एक्टिव नहीं करते, तब तक हम उस पर जो है डेटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। तो डेटा एंटर करने के लिए हमने इस सेल को क्लिक किया और इसके किनारे जो है, इसके चारों तरफ एक बॉक्स बन के आ गया, सो दैट कि अब आपको विजुअल हो रहा है कि आप जो है इसमें डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो जब भी कोई सेल एक्टिव होता है हमारे क्लिक करने के बाद, तो एक्टिव सेल का एड्रेस हमें यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कुछ लोग इसे एड्रेस बार बोलते हैं क्योंकि ये सेल का एड्रेस शो करता है। तो बेसिकली इसको नेम बॉक्स बोला जाता है क्योंकि ये सेल का नेम शो करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वाली सेल एक्टिव होती तो इस सेल का एड्रेस दिखाता, विच इज I11। ठीक है, विच इज I11। ओके, देन वी हैव fill handle. It's a small dot present on the lower right corner of the active cell. It helps you to fill numeric value, text series, and insert ranges, insert serial number, etc. ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर से कि ये फिल हैंडल क्या होता है। बेसिकली एक्टिव सेल के किनारे एकदम लोअर कॉर्नर पे हमें एक डॉट जैसा दिखाई देता है, इसी को हम फिल हैंडल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई नंबर एंटर किया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अगले 50 सेल तक वो नंबर जो है अपने हर एक नंबर पे जो है प्रिंट होता जाए। ठीक है, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ 1 नंबर के सेल पर, A1 नंबर के सेल पर 11 लिखा, तो इसके 10th नंबर के सेल पर जो है 20 अपने आप ही प्रिंट हो जाए, मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे 11 नंबर डालेंगे और इस फिल हैंडल को यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर देंगे आपके 10th नंबर के सेल पर। ठीक है, आपके 10th नंबर के सेल तक आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो है आपके यहाँ तक प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको बार बार हर एक सेल में प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा फीचर है जब आप बहुत सारे ज्यादा डेटा पर काम कर रहे होते हैं। अभी तो मैंने 10 डेटा का यहाँ पे एग्जांपल लिया, लेकिन जब बहुत ज्यादा डेटा होता है तो आप हर एक पर जो है करना नहीं पसंद करेंगे। तो उसी तरीके से सिर्फ ये एंट्री के लिए ही नहीं काम आता है, मतलब कि ये जो फिल हैंडल है सिर्फ सीरियल नंबर्स को ही एंटर करने के काम नहीं आता है। बेसिकली अगर मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है और एवरेज निकालना है हर बच्चे का, तो बेसिकली आप एक सेल में एवरेज निकालते हैं और फिल हैंडल से उस 100 स्टूडेंट्स तक ले जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ही 100 स्टूडेंट्स का अपने आप ही जो है एवरेज निकल आता है। तो आपको हर एक स्टूडेंट का एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कमाल का ये फीचर। Okay, then we have formula. It is an order of values, names, cell references, functions, and operators in a cell that together give a new value. A formula always begin with equal sign. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग बेसिकली जानते ही हैं। एक ऑर्डर होता है कुछ वैल्यूज का या कुछ नेम्स का। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या काम करता है, हमें एक नई वैल्यू जो है प्रोवाइड करता है। जो आपने बेसिकली मैथमेटिक्स में देखा होगा, हम उसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और वो फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज होता है। बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि जब आप एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है यूज करने के लिए आपके पास फॉर्मूला बार होता है। दिखाती हूँ, ये जो आपको एक बड़ा सा बार दिख रहा है, ये है फॉर्मूला बार। तो आप यहाँ पर ही फॉर्मूला एंटर करते हैं। ठीक है, और जो सेल एक्टिवेट होगी उस सेल में आपका फॉर्मूला जो है वर्क करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जब हमको एडिशन का भी एक फॉर्मूला यूज करना है तो हम बेसिकली इक्वल साइन का यूज करते हैं, इक्वल साइन रहेगा, फिर ब्रैकेट में हम उन दो सेल को मेंशन करेंगे जिसके बीच में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेटर यूज करना है। तो मान लीजिए अगर हमें इन दो सेल्स को ऐड करना है, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, इक्वल साइन लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में हम A1 प्लस B1 लिखेंगे और A1 और B1 में जो भी वैल्यू होगी उनका टोटल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को यूज करते हैं एक्सेल शीट में। देन वी हैव फंक्शंस। तो फंक्शंस के लिए इसमें एक्चुअली एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और ये अपने फंक्शंस के लिए ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड फॉर्मूला दैट perform complex calculations by using a specific value in a particular order to give a result। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं। वैसे तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन गिवन करने के लिए फॉर्मूला बार में डालना होता है, बट कुछ ऐसे फंक्शंस ऑटोमेटिकली एक्सेल में अवेलेबल हैं पहले से ही, जो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं, आपको बस उस फंक्शन को यूज करना है और आपका काम जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है, आपकी सारी कैलकुलेशन डन हो जाएगी, आपको उसके फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बात आती है एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। तो जब हम एक्सेल विंडो को ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या एलिमेंट दिखाई देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमने वर्ड हाँ वर्ड में देखी थी और हमने पावर पॉइंट में देखी थी। तो वो ही एलिमेंट्स जो हमें एक्सेल में भी देखने को मिलती है, विच इज टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, टाइटल बार जिसमें कि आपकी फाइल का नेम आपको दिखाई देता है। ठीक है, मेन्यू बार जिसमें कि कुछ ऐसे मेन्यूज होते हैं जो आपको एक्सेल शीट पे काम करने को हेल्प करते हैं। देन वी हैव टूल बार। टूल बार में कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी एक्सेल शीट में काम करने को ज्यादा इजी और हैंडी बना देते हैं। ठीक है, देन वी हैव नेम बॉक्स। हमने बताया था नेम बॉक्स क्या होता है। नेम बॉक्स जो होता है एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है। ठीक है, इट शोज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। If you have selected more than one cell, then it will show the address of the first cell in the range। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है, उसका नाम नेम बॉक्स में दिखाई देता है। बट अगर आपने एक साथ कई सारे सेल को जो है एक्टिव करके रखा है या सेलेक्ट करके रखा है, तो भी आपको नेम बॉक्स में सिर्फ फर्स्ट सेल का ही नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, वो एक साथ जब आप कई सारे सेल को एक्टिव करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, तो उसे वो एक सेल में ही कंसीडर करता है। दैट्स व्हाई नेम बॉक्स में आपको सिर्फ फर्स्ट सेल का एड्रेस दिखाई देता है। ठीक है, देन वी हैव फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार is an input bar below the ribbon. It shows the content of the active cell and you can also use it to enter a formula in a cell। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने एक्टिव सेल में कुछ लिख रखा है पहले से ही, तो वहां पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको फॉर्मूला बार में शो होता है। और हम फॉर्मूला बार का यूज करते हैं फॉर्मूला को लिखने के लिए, सो दैट कि आपकी पर्टिकुलर कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी सेल में लिखा है, सब्जेक्ट का नाम लिखा है साइंस। ठीक है, तो जब आप उस साइंस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं या एक्टिव करते हैं, तो फॉर्मूला बार में आपको शो होता है साइंस, क्योंकि उस सेल में साइंस वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए साइंस वर्ड की जगह वहां पे कोई वैल्यू लिखी होती तो वो वैल्यू शो होती आपको। और अगर आप उस वैल्यू को कोई कैलकुलेशन जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला दे सकते हैं। ओके, देन वी हैव वर्कशीट टैब। दिस टैब shows all the worksheets which are present in the workbook. By default, you will see 3 worksheets in your workbook with the name of sheet 1, sheet 2, sheet 3 respectively। ठीक है, तो हमने देखा था कि वर्कशीट टैब्स क्या होती है। एक वर्कबुक में हमें 3 वर्कशीट टैब मिलती है, बेसिकली 3 वर्कशीट मिलती है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, और उन्हीं को जो प्रेस करने का जो बटन होता है बेसिकली उन्हें ही शीट टैब कहा जाता है। ठीक है, आप शीट टैब कहिए या वर्कशीट टैब कहिए, एक ही बात है। देन वी हैव स्टेटस बार।
It displays information regarding selected command or an operation in progress. तो जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो जो ऑनगोइंग आपका काम होता है वो आपके स्टेटस बार में शो होता है, ठीक है। आपने कौन सा कमांड यूज किया है, कौन सी सेल सिलेक्टेड है, कौन सी कमांड सिलेक्टेड है, या कौन सा ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है, वो आपको स्टेटस बार में शो होता है। तो इस एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो हर एक एलिमेंट को इस पिक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया है, विच इज आपको देखिए ये मिल जाता है नेम बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये सेल क्योंकि सिलेक्टेड है D8, इसलिए आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में D8 इसका नाम दिखाई दे रहा है। देन यू हैव क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलते हैं कि आप बड़ी आसानी से अंडू रीडू कर सकते हैं, इसका सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। देन ये आपका रो है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यू हैव कॉलम बार, ठीक है, इसे कॉलम या कॉलम बार कुछ भी कहिए, तो ये आपकी कॉलम हो जाती है। हाँ, फिर आपको फाइल टैब मिल जाता है, ये शीट एरिया है पूरा का पूरा, इसको लीफ बार भी कुछ लोग बोलते हैं, और ये बेसिकली शीट टैब है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मेन्यू बार मिल जाता है, ठीक है, बेसिकली इसको रिबन भी बोलते हैं। मेन्यू बार मिल जाता है आपको, ये फॉर्मूला बार है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल में सेल्स वर्ड लिखा है, इसीलिए आपको फॉर्मूला बार में सेल्स वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस सेल का कंटेंट है वो, ठीक है। फिर टाइटल बार में इसमें बुक 1 नाम लिखा हुआ है, तो बेसिकली जब आप पहली बार ओपन करते हैं एक्सेल शीट को, और जब तक आप उसका नाम नहीं सेव करते हैं, तो वो आपको बुक 1 नाम से ही दिखाई देता है। तो जब आप इसको सेव कर लेंगे इसके नाम से, तो यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, ठीक है। देन वी हैव टूल बार एंड रिबन, तो यहाँ पे आपको बेसिक टूल्स मिल जाते हैं, कमांड्स मिल जाते हैं, जो आपके एक्सेल शीट पे काम करने को इजी बना देते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, बेसिकली हर एक ग्रुप में आप देखेंगे कि जिसमें कुछ कमांड्स डिस्प्ले हो रहे हैं और कुछ कमांड जो है और ज्यादा हैं जो कि डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स या एरो बटन मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करते हैं तो आपको इस बॉक्स के पर्टिकुलर बॉक्स के और सारे कमांड्स भी डिस्प्ले होने लगते हैं, ठीक है। देन वी हैव कंट्रोल बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। स्क्रॉल बार, आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार मिल जाता है, इस साइड में भी और इस साइड, मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्कशीट में जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको देखने के लिए हमें स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ती है। जूम काउंट, आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, ठीक है। व्यू बटन, आप किस तरीके से अपनी शीट को व्यू करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन यू हैव स्टेटस बार, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी शीट रेडी है काम करने के लिए। नम लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेसिकली नंबर्स जो हैं वो लॉक है, नंबर्स आप अभी नहीं लिख सकते हैं, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड में ही जो एक की होती है नम लॉक की या कैप्स लॉक की, ये सब चीजें जो होती हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे शो होती है। और अगर आप इसी वक्त कोई कमांड सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो भी आपके स्टेटस बार में शो होती है। एंड देन यू हैव दिस एक्टिव सेल। क्यों एक्टिव सेल है? क्योंकि ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक्टिव सेल है, मतलब इस पे आप काम कर रहे हैं। तो ये हो गए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द विंडो। अब हम बात करते हैं बेसिक फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल, ठीक है। इसी की वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा इसको लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो फंक्शंस इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं वो ऐसे फंक्शंस हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सम फंक्शन की हम बात करें, और सारे जो फंक्शंस हैं उन्हें ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि सम लिखा है देन उसके बाद ब्रैकेट लिखा है, तो उन्हें ऐसे ही लिखा जाता है। तो सम फंक्शन क्या होता है? इट रिटर्न्स द सम ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन अ सेल। यू कैन रेफर टू अ सेल्स वेयर you have values or simply insert the values into the function, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप सम फंक्शन का यूज करते हैं तो एक उस सेल में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो उसको आप ये सम फंक्शन आपको उसका सम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला डाल के जो है उस सम लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस फंक्शन का यूज करके उस वैल्यू का सम ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, ठीक है। Then we have count function. It returns the count of numeric value in a cell. You can
refer to a cell where you have values or simply insert the value into the function. ठीक है, तो आपके इस सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज जितने भी हैं उनको काउंट करके आपको रिटर्न करता है ये काउंट फंक्शन। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि आपने पर्टिकुलर सेल में कितनी ज्यादा वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज आपने जो है एंटर करके रखी हुई है, तो आप काउंट फंक्शन से बड़े ही आराम से उस सेल के उन सारे नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिटर्न में काउंट आपको प्रोवाइड करता है। Then we have average function. It returns the average of numeric value in a cell. You can refer the cell where you have values or simply insert the values into the function. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस सेल में आपने कोई वैल्यू लिख रखी है, आपको उसका एवरेज चाहिए, तो आप सिंपली एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं उस सेल पर क्लिक करके। ठीक है, तो वो आपको उस वैल्यू का, जो भी वैल्यू सेल में है उसका आपको एवरेज प्रोवाइड करता है। और अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू अभी सेल में इंटर नहीं है, तो आप एवरेज फंक्शन में सिंपली जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप उस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो आपको एवरेज प्रोवाइड हो जाएगा। Okay, then we have time function. It returns a valid time serial number as per Excel's time format. You need to specify hour, minute and seconds. ठीक है, तो टाइम फंक्शन क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए आपने कोई रिपोर्ट तैयार की और आपको उसमें टाइम भी प्रिंट करना है कि ये रिपोर्ट कब तैयार की गई है, तो आप बेसिकली टाइम फंक्शन का यूज करेंगे और एक्सेल आपको उस वो टाइम आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली एक्सेल में भी टाइम फॉर्मेट होते हैं, उसके अपने टाइम फॉर्मेट होते हैं जिसमें कि आपका आवर्स, मिनट्स और सेकंड मेंशन होता है। तो अगर आप पहले आर को शो करना चाहते हैं तो आपको आर शो होगा, पहले आप मिनट को शो करना चाहते हैं तो मिनट शो होगा। तो जो भी आप टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं उस टाइम फॉर्मेट में एक्सेल आपको टाइम प्रिंट करके देता है। Then we have date function. It returns a valid date serial number as per Excel's time format. You need to specify day, month and year. ठीक है, तो जब आप डे फंक्शन को यूज करते हैं, ये बिल्कुल टाइम फंक्शन की तरह काम करता है। तो डे फंक्शन का जब यूज करते हैं तो डेट फंक्शन का, बेसिकली डेट फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली जिस दिन आपने उस शीट पर काम किया है, ठीक है, उस दिन का आपको वो डेट प्रोवाइड करता है। डे, मंथ और ईयर DDMMYY फॉर्मेट में, या जो भी फॉर्मेट आप यूज करना चाह रहे हैं वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है और देन आपको उस फॉर्मेट में आपको डेट मिल जाती है। ठीक है, then we have left function. This function extracts specific characters from a cell or string starting from the left. You need to specify the text and number of characters into to extract. ठीक है, तो लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने एक सेल में कोई वर्ड लिखा है या एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है, तो होता क्या है कि आपको उसके कुछ शुरुआत के जो लेटर्स होते हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, कि लेफ्ट वाले जो भी उसके लेटर्स होंगे वो आपको चाहिए, तो आप लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं और आपको उसके पहला कैरेक्टर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक स्ट्रिंग में लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो अब क्या होगा, लेफ्ट फंक्शन का जब हम यूज करेंगे तो आपको रिटर्न में USA मिल जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड का U, स्टेट्स का S एंड अमेरिका का A, तो आपको रिटर्न में USA मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर सिर्फ एक ही वर्ड उसमें यूज्ड है तो या तो आपको पहला कैरेक्टर मिलता है या तो शुरुआत के 4 कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट वर्ड लिखा है तो आपको PROJ भी मिलेगा या फिर P मिलेगा, तो इट्स अप टू यू कि आप उसे क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, राइट फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल लेफ्ट फंक्शन की तरह ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं या फिर लास्ट के 4 लेटर मिलते हैं अगर कोई एक वर्ड लिखा है। ठीक है, तो उसमें भी वही है कि अगर हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा तो यूनाइटेड का जो भी लास्ट लेटर होगा वो आपको मिलेगा, स्टेट्स का लास्ट लेटर मिलेगा एंड देन अमेरिका का लास्ट लेटर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई एक वर्ड लिखा हुआ है तो उसके लास्ट के जो 4 लेटर्स होंगे या तो वो आपको रिटर्न में मिलेंगे या तो लास्ट लेटर आपको मिलेगा। ठीक है, ये राइट फंक्शन से हमें मिलता है। देन वी हैव लुकअप फंक्शन. It looks up for a value in a column and can return that value or a value from the correspondence column using same arrow
सॉरी सेम रो नंबर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको आपकी वर्कशीट में बहुत ज्यादा डेटा है, आपको पर्टिकुलर कोई नंबर आपको ढूंढना है। ठीक है, अब बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा डेटा है, आप कैसे नंबर ढूंढेंगे? तो आप बेसिकली लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिख देते हैं जिसके लिए आप जो है सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने पूरी वर्कशीट में 32 नंबर को सर्च करना है, तो 32 आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ये लुकअप फंक्शन आपको पूरी शीट में से 32 नंबर जो है ढूंढ के आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, देन वी हैव इफ फंक्शन। दिस function returns a value when the specific condition is true and returns another value when its condition is false। ठीक है, तो इफ और देन वाली कंडीशन है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ और वैल्यू मिले। ठीक है, फॉल्स मिले। तो वही है इफ देन वाली कंडीशन है कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसी चीज लिखते हैं कि मतलब एक फॉर्मूला जैसी चीज लिखते हैं सो दैट कि हमें पता चल पाए कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने लिखा कि ऐसी हमें वैल्यू मिले जो 500 से अबव हो और ऐसी वैल्यू हमें नहीं चाहिए जो 500 से नीचे हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तभी आपको वो वैल्यू रिटर्न होगी, अगर नहीं होगा तो वो वैल्यू आपको रिटर्न नहीं होगी, कुछ और ही वैल्यू रिटर्न होगी जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इफ फंक्शन का ये काम है कि अगर मान लीजिए आपको आपने स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाना है और आपने देखा कि हमें उन बच्चों का जो है नाम या वैल्यू शो हो जाए जिनके 60% से ऊपर नंबर आए हैं, और अगर 60 से ऊपर नहीं आए हैं तो वो हमें वैल्यू ना दे। ठीक है, तो जितने भी 60 अबव वाले होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे आपकी उस पूरे रिपोर्ट में तो वो आपको एक गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। Then we have now function. It returns the current date and time in the cell where you insert it using your system setting। ठीक है, तो आपके सिस्टम में पहले से ही डेट एंड टाइप की सेटिंग होती है, तो जब आप एक्सेल में नाउ फंक्शन का यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपको करंट डेट एंड टाइम शो करता है, वो प्रिंट हो जाता है आपके शीट पर। ठीक है, देन वी हैव ऑटो सम। You can use auto sum to quickly sum a column or row or numbers। ठीक है, तो आपको जो है अगर क्विकली सम करना है आपके पूरे के पूरे कॉलम को या पूरे के पूरे रो को, तो आप बेसिकली ऑटो सम का यूज करते हैं और ब्रैकेट में आप उस कॉलम और रो का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, उसका नाम डाल देते हैं बेसिकली, और वो अपने आप ही सम करके आपको नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब हम काम कर चुके होते हैं एक वर्कशीट पर तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट सप्लाईज के जो है कुछ डिटेल दी हुई है कि जनवरी मंथ में एप्पल का कितना सप्लाई था, फरवरी मंथ में एप्पल का कितना सप्लाई था, फिर जनवरी में बनानास एंड ऑरेंजेस के कितने सप्लाई थे और इसके टोटल। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से काम करने के बाद आपको टेबल नजर आती है। आप इसमें चाहें तो इसी चीज को चार्ट में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आपको चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, चार्ट में या बार में ग्राफ में आप शो कर सकते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है जब आप इस पे काम करते हैं। ओके, कमांड्स क्या है मेन्यू बार के? बेसिकली वही है जो वर्ड में और आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलता है, विच इज फाइल मेन्यू। ठीक है, फाइल मिल जाता है, फाइल में आपको सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए कमांड मिल जाते हैं। फिर एडिट में वो सारे कमांड मिलते हैं जिनसे कि आप कॉपी, डिलीट और मूव कर सकते हैं। ठीक है, व्यू में आपको वो सारे कमांड मिलते हैं जो कि आपको मदद करते हैं जूम करने के लिए, ग्रिड लाइन जो है करने के लिए, और लेआउट और रूलर को सेट करने के लिए। फिर इंसर्ट कमांड में आपको कौन से इंसर्ट मेन्यू में आपको कौन से कमांड मिलते हैं, विच इज इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, कॉलम और वर्कशीट। जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन वी हैव फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड में क्या होता है कि आपको ऐसे, सॉरी, फॉर्मेट मेन्यू, जिसमें कि आपको ऐसे कमांड मिलते हैं जिससे कि आप सेल और रो, कॉलम या टेबल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बेसिकली। टूल्स मेन्यू में आपको वो कमांड मिलते हैं जो कि आपके स्प्रेडशीट टूल से रिलेटेड है। जैसे कि आपने अगर कोई वर्ड लिखा है तो उसकी स्पेलिंग चेक करके आपको टूल प्रोवाइड करता है। डेटा मेन्यू में आपके वो कमांड्स होते हैं जो आपके
डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, डेटाबेस फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, एक्सेल के डेटाबेस फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। देन वी हैव विंडो मेन्यू। इसमें जो है, जो भी आप विंडो पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, शीट पे वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्किंग से रिलेटेड जो भी कमांड होते हैं वो आपको विंडो मेन्यू में मिलते हैं। देन वी हैव हेल्प मेन्यू। अगर आपको एक्सेल से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेल्प मेन्यू से जाकर वहां से हेल्प ले सकते हैं। देन वी हैव सम शॉर्टकट कीज जो यूजुअली यूज होते हैं। आपको नई फाइल ओपन करना है, सो दैट कंट्रोल प्लस एन, पुरानी फाइल को ओपन करना है, कंट्रोल प्लस ओ सेव करना है, तो कंट्रोल एस फॉर प्रिंट, कंट्रोल पी, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, अनडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, हाइपरलिंक क्रिएट करना है एक्सेल शीट में तो कंट्रोल के, बोल्ड करने के लिए किसी टेक्स्ट को कंट्रोल बी, इटैलिक फॉर इटैलिक इट्स कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू, कोई भी कंटेंट आपको अलाइन करना है लेफ्ट में तो कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, जस्टिफाई में लिखना है आपको तो कंट्रोल जे, और अगर पूरे के पूरे शीट को सिलेक्ट करना है तो आपको मिल जाता है कंट्रोल ए। ओके, अब हम लोगों ने स्प्रेडशीट तो पढ़ ली, एक्सेल पढ़ लिया, तो बेसिकली इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये जो है जानने की जरूरत है। बेसिकली बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, तो जब आपको बजट बनाना होता है आपके मंथली एक्सपेंसेस का, ईयरली एक्सपेंसेस का, तो आप जो है बजट कर बनाने के लिए एक्सेल शीट का यूज करते हैं, ठीक है। फोरकास्ट कर सकते हैं उससे कि आपका इतना बजट है पर मंथ का, तो आपका टोटल जो है एनुअली खर्चा कितना आएगा, ठीक है। साइंटिफिक रिपोर्ट आपको अगर लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपकी जो है बनाई जाती है, यूज की जाती है एक्सेल शीट को, जैसे कि आपका पे स्लिप जो बनता है वो आपका इसी में बनता है, ठीक है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स एप्लीकेशन जो होते हैं, इनकम टैक्स की आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप तैयार कर लेते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जॉब एस्टिमेशन या जो भी कॉस्ट शीट उसकी आती है, ठीक है, कोई आप नया काम कर रहे हैं तो उसका एस्टिमेशन ले सकते हैं कि आपका कितना खर्च बैठ रहा है, कितना और जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स एंड परचेज एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, ठीक है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हम ये सारी चीजें करने के लिए यूज करते हैं। एंड एनुअल रिपोर्ट और मार्कशीट, तो जो भी एनुअल रिपोर्ट और मार्कशीट तैयार की जाती है वो आपका एक्सेल शीट यूज करते हुए ही तैयार की जाती है। Okay, so that's all for today's video. We will meet in the next video.